हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएचसी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर सिचुएटेड है। इसको जाकर के सबसे पहले आपको मैप में व्यू करना है और फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चिलिका लेक से रिलेटेड, तो चिलिका लेक से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उनको अगर हम व्यू करें तो चिलिका लेक एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेगून के रूप में सिचुएटेड है। हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है मींस जो ओडिशा स्टेट है उसके कोस्टल रीजन पर चिलिका लेक सिचुएटेड है। हमने बोला कि ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेगून है। अब लेगून होता क्या है? लेगून एक ऐसी सैलो वाटर बॉडी होती है जो किसी बिग वाटर बॉडी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है और किसी हडल की वजह से, मतलब सिचुएटेड दोनों एक दूसरे के पास पास है लेकिन डायरेक्टली उनकी जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पाती, तो इस सैलो वाटर बॉडीज को बोला जाता है लेगून। अगर हम इसकी चिलिका लेक के बारे में और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और रामसर कन्वेंशन के अंडर हमारे इंडिया की जो फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है उसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में डेजिग्नेटेड किया था 1981 में। मीन्स चिलिका लेक जो है वो रामसर कन्वेंशन के अंडर रजिस्टर्ड है एज ए इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड के रूप में। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो द हिंदू के सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो एनजीओ को लेकर के है। FCRA एक्ट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से न्यूज़ में चल रहा है और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये बोल दिया है कि 6000 ऐसे एनजीओ हैं जिनको ऑपरेशन को सीज्ड कर दिया है, मतलब 1 जनवरी से वो अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपने रिन्यू के लिए FCRA एक्ट के अंदर अपने रिन्यू के लिए अपना एप्लीकेशन लगाया था लेकिन इनके एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम पाई गई जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया है इनके एप्लीकेशन को रिन्यू करने से। हालांकि अब ये जो एनजीओ है वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। कल हमने डिस्कस किया था कि FCRA एक्ट के अंदर जो भी एनजीओ अपना रिन्यू करवाने चाहते हैं, मतलब जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन नहीं लगा रखा है, उनके लिए जो डेट है उसको 31 मार्च 2022 तक इंक्रीज कर दिया गया है। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी ऐसा एनजीओ जो फॉरेन से फंडिंग लेता है उस रजिस्ट्रेशन उन एनजीओ के लिए ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर अगर हम देखें, उन्होंने ये बताया है कि अगर मेजॉरिटी में देखें कि कौन से ऐसे एनजीओ हैं जो काफ़ी फेमस है और उनके एप्लीकेशन को रिन्यू करने से मना कर दिया है, तो उसमें है ऑक्सफैम इंडिया और मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये दोनों ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशन को रिन्यू करने से मना कर दिया है। ऑक्सफैम इंडिया क्या करता है? ऑक्सफैम इंडिया इकोनॉमिक एंड जेंडर जस्टिस अमोंग आदिवासी, दलित, मुस्लिम्स एंड वीमेन इनके लिए काम करता है। ऐसा बोलते हैं कि जो FCRA एक्ट में जो नया रिन्यू हुआ, नए अमेंडमेंट आए, तो उसमें बोला गया था कि मान लो किसी एनजीओ को फॉरेन से फंडिंग मिल रही है और वो बाद में जाकर के उस पैसे को, ऐसा नहीं है कि फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसी भी फॉरेन, मतलब मान लो फॉरेन से ऑक्सफैम इंडिया को फॉरेन से फंडिंग मिल रही थी और उसने आगे जा करके इंडिया में जैसे ही उसके पास पैसा आया, उसके अकाउंट में पैसा आया, उसने जो छोटे छोटे एनजीओ हैं या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको ये पैसा बांट दिया। और ये नए अमेंडमेंट में ये बैन किया गया था कि आपको जो मनी मिल रहा है उसको आपको ही यूज़ करना है, आपको उसको बांटना नहीं है। इसको लेकर के प्रॉब्लम भी है कि मान लो कुछ मटेरियल मिलता है, कुछ सामान मिलता है, उसको भी आप फिर बांटने से मना कर दोगे। इसको लेकर के इशू भी क्रिएट हुआ था जब ये अमेंडमेंट लाए गए थे। तो ऑक्सफैम इंडिया जो एनजीओ है उसको इसी बेसिस पर उसके एप्लीकेशन को क्या किया गया है? सीज किया गया है कि आपको जो मनी मिला उसने आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है अदर स्मॉल एनजीओ को एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ कोविड के केसेस को लेकर बता रहे हैं कि दोबारा से थर्ड वेव की जो एक तरीके से कंसर्न है वो क्रिएट होते दिख रहे हैं क्योंकि केसेज की जो संख्या है वो दोबारा से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आसाम जो हमारा स्टेट है, असम स्टेट, वहाँ के जो CM हैं उन्होंने ये बोला है कि जल्द ही अप्सा जो एक्ट है उसको एक तरीके से उसको लेकर के जो स्ट्रिक्ट जो ऑर्डर होने चाहिए वो जल्दी पास होंगे।
अभी हमने देखा नागालैंड में इशू देखा, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिल करके आर्मी के साथ में मिल करके एक ऐसी कमेटी बनाई है, और वो जो कमेटी है वो 45 डेज में अपने जो भी ऑर्डर्स हैं, अपनी जो भी रिकमेंडेशन है उसको पुट करेगी, सबमिट करेगी। उसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि अप्सा एक्ट को आप रेगुलर रखोगे, उसको रिपील करोगे, या उसमें कुछ चेंजेस करोगे, या उसके अंडर जो भी पावर्स है आर्मी को वो किसी और तरीके से आर्मी को आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे। अप्सा एक्ट आपको पता ही है, जब भी किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पर आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है कि यहाँ पर आपको पीस, स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो आर्मी को यहाँ पर पावर है। आर्मी किसी भी तरीके से पावर का यूज़ करके उस एरिया को शांत करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे जो भी एक स्कीम लॉन्च की थी 2019 में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसमें इस स्कीम के अंडर जो फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे रिलीज्ड ओवर 20,900 crore to more than 10.09 crore farmers across India as the 10th installment of financial aid under the PM Kisan scheme। ओके, उन्होंने डिस्कशन किया 35 मिनट्स तक, बहुत सारे अपने जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं लास्ट 1 ईयर में 2021 में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, इन सभी के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने ये भी बताया कि देखो, हमने कोविड के दौरान 2021 जो ईयर रहा उसमें हमने कोविड से निपटने की कोशिश की, हालांकि उसकी वजह से, उसके बावजूद भी हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेटर पोजीशन हासिल की है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जीएसटी कलेक्शन जो है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। ग्रोथ रेट जो है वो 8% से ज़्यादा है। 42 यूनिकॉर्न फर्म्स जो हैं वो इस पेंडेमिक के दौरान भी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये फर्म्स आई हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि 2022 में जो भी हमारा पेस है उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर बात की गई है पीएम सम्मान निधि किसान योजना के बारे में, तो इसको लेकर के हम बेसिक फैक्ट्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 से, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है कि जो फार्मर्स हैं उनको 6,000 रुपीज़ जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एक साल में 6,000 रुपये और 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे दिए जाएंगे। शुरुआत में फरवरी 2019 में जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तब इसमें डिसाइड किया गया था कि वो फार्मर्स जिनके पास में लैंड होल्डिंग्स मतलब कंबाइंडली अगर हम देखें लैंड होल्डिंग्स 2 हेक्टेयर से कम है तो उनको ही शुरुआत में पैसे ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, लेकिन बाद में इसका जो क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज कर दिया। प्रेजेंट टाइम में ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ दियर लैंड होल्डिंग्स, मतलब ज़मीन की आपकी क्या साइज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आप फार्मर हैं तो आपको 6,000 रुपीज़ पर ईयर दिए जाएंगे। यहाँ पर फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी पैसा आता है ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए। इस स्कीम को लॉन्च करने का काम ये था कि फार्मर्स जब भी अपनी फार्मिंग करते हैं तो उस टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट पर मान लो उनको रबी क्रॉप्स या फिर खरीफ क्रॉप्स कोई भी उनको उगानी है अपने खेतों में, तो खेतों में उगाने से पहले उनके पास मनी नहीं होता। मनी नहीं होने के कारण से वो जब भी जैसे सीड लाने हैं, पेस्टिसाइड्स लाने हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें उनको चाहिए उनके लिए मनी चाहिए, और मनी जब उनके पास नहीं होता तो उसके लिए वो जाते हैं मनी लेंडर्स के पास में। तो एक तरीके से वो डेप्ट में फंस जाते हैं, और जो एक तरीके से मतलब जो इंटरेस्ट रेट इतनी हाई होती है मनी लेंडर्स की, और उसको कभी फार्मर जो है वो कभी रिपे कर ही नहीं पाते, और रिपे नहीं कर पाते इसकी वजह से लास्ट में जो उनकी लैंड है उसके ऊपर संकट क्रिएट हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रख करके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि जब भी उनको क्रॉप के लिए
कुछ स्टार्टिंग पॉइंट पर कुछ मनी की ज़रूरत हो तो वो मनी लेंडर्स के चक्कर में ना फंस करके गवर्नमेंट उनको पैसे प्रोवाइड करवाएगी। इस मनी का वो यूज़ कर सकते हैं सीड कलेक्शन में, पेस्टिसाइड कलेक्शन में और अदर इक्विपमेंट जो उनको चाहिए उन सभी के लिए। ओके तो ये बेनिफिट्स देने के लिए फार्मर्स को इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, एक सेकेंड। यहाँ पर जो अप्सा एक्ट है उसको लेकर के हमने देखा कि नागालैंड में इशू क्रिएट हुआ और नागालैंड में जो कोन्याक ट्राइब है उसको इसका सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा था, उसकी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको फेस करना पड़ा। तो यहाँ जो कोन्याक ग्रुप है उन्होंने, अभी हमने देखा कि नागालैंड में 6 मंथ्स के लिए दोबारा से अप्सा को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो कोन्याक ग्रुप है उन्होंने इस एक्सटेंशन को लेकर के अपनी जो प्रॉब्लम है उसका मतलब अपोज किया है इस एक्सटेंशन का। उनका ये मानना है कि हमें पहले ही आपने घाव दिए हैं और घाव के ऊपर जो सॉल्ट को आपने क्या कर दिया, स्प्रेड करने की बात की है, मतलब पहले प्रॉब्लम थी उसको और ज़्यादा इंक्रीज आपने कर दी है। क्योंकि मोन जो एरिया है नागालैंड का वहाँ पर एक किलिंग्स हुई और उसके बाद में अगर ये डिसीजन आता है कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, एक तरफ आप कमेटी बना रहे हो दूसरी तरफ आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो आपके जो भी डिसीजन है उनमें सिमिलरिटी तो लगी नहीं रही। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोन्याक ट्राइब है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 1 से, मेंस में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कोन्याक ट्राइब। ये कोन्याक ट्राइब मतलब एक तरीके से उनकी जो पिक्चर है उसके थ्रू यहाँ पर शो कर रखा है। कोन्याक ट्राइब की अगर हम बात करें तो लगभग 3 लाख इसकी पॉपुलेशन है और नागालैंड वाले एरिया में भी ये लोग रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक ही इनका स्प्रेड देखने को मिलता है और म्यांमार में भी इनकी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। नागालैंड में अगर जो फियरेस्ट वॉरियर ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो उसमें से एक आती है कोन्याक ट्राइब। लास्ट टाइम इस तरीके के इशू देखने को मिला था 1980s में, जब उनकी राइवल ट्राइब ने, कोन्याक ट्राइब की राइवल ट्राइब ने जब कोन्याक के ऊपर अटैक कर दिया तो उन्होंने हेड हंटिंग प्रैक्टिस की थी, मतलब लोगों के सर ही काट दिए थे। नागा पीस प्रोसेस की अगर हम बात करें, हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं, वहाँ पर अलग अलग एरिया में अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उसको लेकर के हमारी गवर्नमेंट ने नागा पीस प्रोसेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, ताकि वहाँ के जो भी लोकल ग्रुप्स हैं उनके साथ डिस्कशन किया और उनको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए। उन्होंने अपनी बात रखी और इस प्रोसेस के ऊपर काम किया। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, सेपरेटिस्ट मूवमेंट भले ही चले लेकिन जो ये कोन्याक ट्राइब है उसने कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने हमेशा से इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में अपने आप को डिपेंड किया है कि हम इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है और हाँ, वो कभी भी सेपरेटिस्ट जो ग्रुप है उनकी बातों में नहीं आए। यही कारण है कि नागालैंड का मोन एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कभी भी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो अपने बेस कैंप एस्टेब्लिश करने में सफल नहीं हो पाए। इसका मेन रीजन ये है कि कोन्याक ने हमेशा इसका लार्जली रेजिस्टेंस किया था। ओके, तो अगर इस ट्राइब ने इतना सपोर्ट किया है इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इंडिया की सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, तो इनके साथ में जो भी इशू है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से वो इशू हुआ है, स्टार्टिंग दिसंबर में वो इशू हुआ था जहाँ पर नागालैंड में ये किलिंग्स देखने को मिली, तो उसके बाद में ये लोग रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी बात को रखना चाहिए। उनकी बात का मानना ये है कि अप्सा जो एक्ट है उसको आप रिपील कीजिए, और अप्सा एक्ट को रिपील करके अगर एक इम्पोर्टेंट ट्राइब जिसने हमेशा से इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए वर्क किया है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वर्क किया है, तो उनके लिए अप्सा एक्ट को आप तो या तो रिपील कीजिए, अप्सा एक्ट में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कीजिए, मतलब उनके साथ में डिस्कशन करके आप अप्सा एक्ट पे डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर सबसे पहला जो यहाँ पर बताया गया है कि अफगानिस्तान को हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने न्यू ईयर के फर्स्ट डे ही 5 लाख वैक्सीन की जो डोज है, कोवैक्सीन की जो डोज है वो अफगानिस्तान भेजी गई है, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और उनको वैक्सीन लगा करके कोविड जैसे पेंडेमिक से बचाया जा सके। तो
तो एक तरीके से हमने पहले भी देखा कि इंडिया वहाँ पर ग्रेन्स भेजने की कोशिश कर रहा है, अदर एक्टिविटीज़ लगाने में कोशिश कर रहा है। इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में अभी डिस्कशन भी किया था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर सकें। Okay, wheat and medicines will also be sent as part of the humanitarian aid program to the Taliban ruled country। ये भी इंडिया जो है वो भेजने की वहाँ पर कोशिश कर रहा है। ग्रेन्स जो है इंडिया लैंड रूट के थ्रू भेजने की कोशिश कर रहा है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो भी एयरलिफ्ट जो एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी टाइम से वहाँ पर बैन है, जिसके लिए इंडिया को पाकिस्तान की नीड है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान कुछ तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, हालांकि डिस्कशन हुआ और उसके बाद में ये सहमति बनी है कि जो ग्रेन्स हैं उनको भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बंगाल के कुछ टी वर्कर्स की बात बताई गई है कि उन लोगों ने पहले वो टी के जो गार्डन है वहाँ पर वर्क करती थी ये महिलाएं, ये वीमेन, लेकिन बाद में जब उनका जो वहाँ पर जहाँ पर काम करती थी वो बंद हो गया। बंद होने के बाद में उनको अल्टरनेट वर्क के ऊपर फोकस किया जा रहा है और एनजीओ जो ग्रुप है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है इन महिलाओं की जो लाइवलीहुड्स है उनको रिवाइवल करने के लिए। जो भी जॉबलेस टी वर्कर्स थी उनको मशरूम फार्मिंग में टर्न करने की कोशिश की जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जो भी उनको ज़रूरत है, जो भी उनको इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी उनको ज़रूरत है वो सब कुछ प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, यहाँ पर रशिया और यूएस हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल को डिस्कस करने का मेन कारण यही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट है। यूएस उसमें इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर इशू है तो कंट्री मिलकर के सुलझा सकते हैं इस बात को, लेकिन यूएस जो है वो अपना प्रॉफिट देख रहा है। उनका मानना ये है कि अगर हम यूक्रेन को नाटो ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कर लेते हैं, नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना लेते हैं, तो हम वहाँ पर अपनी जो बेस कैंप है यूक्रेन में जाकर के अपना बेस कैंप बना सकते हैं। यूएस का माइंड ये है कि वहाँ पर हम अपना बेस कैंप बना सकते हैं और बेस कैंप अगर हम बना लेंगे तो रशिया को एक तरीके से काउंटर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम है रशिया को। रशिया का ये मानना है कि यूक्रेन और रशिया के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी लंबे टाइम से सेम रही है। भले ही 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, उसके बाद में हम अलग कंट्री बन गई, अलग है, लेकिन फिर भी हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी सेम है। कल्चरल एक्टिविटीज़ आप देख लो, हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लो, हम दोनों काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यही कारण है कि जो रशिया है वो चाहता है कि यूक्रेन नाटो कंट्रीज़ के साथ में ना जाए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में ना जाए, लेकिन यूक्रेन अपने आप को सेव करने के लिए या अदर कंट्रीज़ अपने बेनिफिट्स को सिक्योर करने के लिए यूक्रेन को नाटो ऑर्गेनाइजेशन में मिलाना चाहते हैं। और यही इशू क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से यूएस और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में रेगुलर मीटिंग चल रही हैं, कॉल हो रहे हैं और डिस्कशन किया जा रहा है कि आप यूक्रेन को थ्रेट मत दीजिए। अगर आप यूक्रेन को थ्रेट देंगे तो यूएस आपको काउंटर करने की कोशिश करेगा। इनके बीच में अगर हम इशू की बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है वो काफ़ी लंबे समय टाइम से चल रहा है। क्रीमिया जो रीजन है उसको भी अंडर कर लिया था, रशिया ने अपने अंडर कर लिया और इसी की वजह से प्रेजेंट टाइम में सी ऑफ अजो जो है उसको लेकर के भी प्रॉब्लम चल रही है। तो वैसे पहले इनके बीच में पीस एग्रीमेंट हो चुके हैं मिन्स्क फर्स्ट नाम से और मिन्स्क सेकंड नाम से। फर्स्ट में जो एग्रीमेंट हुआ उसको माना नहीं गया, उसके बाद में जस्ट अटैक हुआ और उसके बाद में जो मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट हुआ उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंटरमीडिएरीज का रोल प्ले करके उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर दिया है कि ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना उसको अपने अंडर डिक्लेयर नहीं कर सकता। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी को भी आंसर देने का तरीका नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने आर्मी का यूज़ करके हमें अपने अंडर कर लोगे। ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमने ये देखा भी है कि ताइवान ने अदर कंट्रीज़ के साथ में जो अपने रिलेशन है उनको मेंटेन करके ये दिखा दिया है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करके, कि वो एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ चाइना ने ये डिक्लेयर किया है कि इस साल के लास्ट तक जो भी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग खरीदेंगे उनको सब्सिडी प्रेजेंट टाइम में दी जा रही है ताकि लोगों का जो एक चेंज है वो इंक्रीज हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। तो ये सब्सिडी जो है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज के बाद में साइंस पेज पर, आज संडे है और जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी रिसर्च हुई उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो,
सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रिकॉशन बेसिस फॉर प्रिकॉशन डोज अप्रूवल नोट क्लियर। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो वैक्सीन की बूस्टर डोज की बात की जा रही है। तो 2021 के लगभग मिड से और एंड तक ये डिस्कशन रेगुलर चलता रहा कि अब बूस्टर डोज दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके बारे में बताया गया है कि देखो अभी ना तो इसके बारे में कोई रिसर्च हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ रिसर्च सामने आया है। हालांकि इससे पहले जो ICMR के जो हमारे हेड है डायरेक्टर जनरल, उन्होंने बोला था कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगर आप बूस्टर डोज दोगे कोविड-19 के खिलाफ में तो उसका एक सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके बाद में फुल्ली वैक्सीनेटेड जो पर्सन है उनके बीच में कितना क्या गैप होना चाहिए, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन फिर भी इस आर्टिकल में बताया गया है कि वैक्सीन को लेकर के थर्ड डोज कब दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। वैक्सीन की थर्ड डोज दी जा रही है। बूस्टर डोज के लिए बोल दिया गया है कि वो सारे लोग जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कोई ना कोई डिजीज़ है, उनको बूस्टर डोज दी जाएगी। तो इस आर्टिकल के बेसिस पर अगर हम देखें, ये जो आर्टिकल है इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो पहले एक रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च से जो रिजल्ट निकल करके आए उसके बाद में जो बूस्टर डोज है उसके ऊपर वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये आर्टिकल में ये बताया गया है कि पहले हमारी जो लैंड थी वो कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया से क्लियर थी, मतलब फॉरेस्ट एरिया से मतलब घिरी हुई थी। फॉरेस्ट एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लैंड के ऊपर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो एनिमल है वो आराम से फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज होता गया, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उनको कट कर दिया गया। पॉपुलेशन को एग्जिस्ट करना है, पॉपुलेशन को रहना है, अपना जो हैबिटेशन एरिया है उसको इंक्रीज करना है, लेकिन खुद का हैबिटेट एरिया उन्होंने इंक्रीज किया, उसकी वजह से एनिमल का जो हैबिटेट एरिया है वो डिक्रीज हो गया। और उसकी वजह से जो एनिमल है वो फॉरेस्ट से निकल कर, भाई आप जंगल में जाओगे तो जंगल में जो रहने वाले हैं वो तो जंगल से निकल करके कहाँ आएंगे, मानव की बस्ती में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आपने इनक्रोच किया है तब वो लोग बाहर निकल करके आए। अब ऐसा नहीं है कि पहले कन्फ्लिक्ट नहीं होता था, बहुत रेयर चांसेस होते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोगों ने नेचर के साथ में जो भी हमने चेंज किया है, नेचर को जितना हमने एनक्रोच करने की कोशिश की है, नेचर से हमें रिवर्स इफेक्ट देखने को मिले हैं। अब इसमें यहाँ बताया गया है कि एलिफेंट जो है उनको रोकने के लिए फेंसिंग की जाती है, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो उन फेंसिंग में छोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी एनिमल इतने शातिर, इतने चालाक हैं, इतने कनिंग हैं कि वो अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि इनके जो टस्क है इनका यूज़ करके वो यूज़ कर लेते हैं कि जो भी फेंसिंग है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, उसको रिमूव किया जा सके, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो इस कन्फ्लिक्ट को आप कैसे दूर कर सकते हो। कन्फ्लिक्ट को दूर करने का एक ही कारण है कि ऐसा नहीं है कि ये जो मान लो जो एलिफेंट की यहाँ पर बात की गई है, एलिफेंट एक बिग एनिमल है, उसको रहने के लिए एरिया भी बड़ा चाहिए और हैबिटेट को वो अपने को चेंज करते रहते हैं। चेंज करने का कारण अलग अलग होता है कि मान लो किस सीजन में उनको इस जगह पर रहना है, अदर सीजन में उनको अलग जगह पर रहना है। तो इससे क्या होता है कि ये मेजर कन्फ्लिक्ट इसलिए भी सामने आता है कि एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है। पहले क्या था कि ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया आपस में इंटरकनेक्टेड थे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो सीधी सी बात यह है कि देखो ह्यूमन की पॉपुलेशन तो खत्म हो नहीं सकती, जो फॉरेस्ट है उनमें एनक्रोच करना बंद होगा नहीं। तो हर चीज़ को हम सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। तो सस्टेनेबल तरीके का यूज़ करने का यही तो एक तरीका है कि आप यहाँ पर ऐसी टनल बनाई जाए जिनके थ्रू एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जो कनेक्टिविटी है वो भी इजीली हो सके, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं उसमें इस तरीके से हम कोशिश करें कि जो कन्फ्लिक्ट है वो कम से कम देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर FAQ पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी हरिद्वार में हमने एक हेट स्पीच मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखी कि ये माना गया कि वहाँ पर हिंदू रिलीजन के तहत एक सभा आयोजित, एक असेंबली आयोजित की जाती है, और उस असेंबली में कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी या फिर प्रोवोकेटिव स्पीचेस देखने को मिले, जिसकी वजह से जो अदर कम्युनिटी है हमारी कंट्री में उनको थ्रेट मिल सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हेट स्पीच की बात की गई है कि हेट स्पीच होता क्या है। तो देखो कोई भी अभी तक लीगल डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच के बारे में।
हालांकि प्रोविजन इन लॉ क्रिमिनलाइज स्पीसीज राइटिंग्स, मतलब आप कुछ लिखते हो, आप कुछ बोलते हो, आपके कुछ एक्शन, आपके कुछ साइन, या आपने किसी ऐसी जगह रिप्रेजेंट अपने आप को किया है जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो रहा है या फिर डिसहार्मनी क्रिएट हो रही है कम्युनिटीज़ के बीच में, तो ये माना जाता है कि भाई आपने हेट स्पीच दिया है। मतलब वैसे कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अगर ये पोस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है तो ये माना जाता है कि भाई हेट स्पीच वहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में ये बात बोला था कि हेट स्पीच जनरली इज एन इंसाइटमेंट टू हेटेड प्राइमरली against a group of person defined in terms of race, ethnically, gender, sexual orientation, religious belief and the like. Thus hate speech is any word. वही सीधी सी बात ये है कि आपने लिख करके, बोल करके, अपने इशारों से, अपने विजिबल रिप्रेजेंटेशन दे करके किसी एरिया में जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, जो फियर क्रिएट किया है, इसकी वजह से जो वायलेंस क्रिएट हो रही है, तब ये माना जाता है कि आपने हेट स्पीच दिया है। अब इंडियन लॉ में हेट स्पीच को कैसे ट्रीट करते हैं, तो इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 153A और 505 जो एक्ट है, इसके अंडर इनको प्रोविज़न दे रखे हैं कि कैसे इस हेट स्पीच को हम ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ के इसके में भी जो सब पार्ट है उसके बारे में बताया गया है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये पनिशमेंट आपको मिलता है। अब यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि कुछ कमेटी बनी है और अभी भी प्रेजेंट टाइम में टी.के. विश्वनाथन कमेटी, MP बेजबा रूहा जो कमेटी है, इन्होंने ये बताया था कि देखो अगर जो भी हेट स्पीच दिए जा रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी वायलेंस क्रिएट हो रही है, तो इसको लेकर के हमारे जो भी रिकमेंडेशन है प्रेजेंट टाइम में, जो हमारे लॉज हैं उनमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। एट प्रेजेंट द कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज, प्रेजेंट टाइम में जो क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म्स करने के लिए जो कमेटी बनी है, विच इज़ कंसिडरिंग मोर कम्प्रिहेंसिव चेंजेस टू क्रिमिनल लॉ, इज एग्जामिनिंग द इशू ऑफ हैविंग स्पेसिफिक प्रोविजन टू टैकल हेट स्पीच। मतलब हेट स्पीच को टारगेट करने के लिए, आप डायरेक्ट हेट स्पीच को टारगेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन जो है उनको एग्जामिन करो और हमारे क्रिमिनल लॉ में चेंज करके उनको इम्प्लीमेंट करो, ताकि ये जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया को अपने मैप में शो किया है और उसको साउथ तिब्बत के रूप में शो किया है, और वहाँ पर कुछ 15 ऐसे प्लेसेज हैं, कुछ रिवर हैं, कुछ पासेज हैं, उनके नाम जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में शो करने की कोशिश की है और उन्होंने ये माना है कि ये चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। इससे पहले 2017 में दलाई लामा इंडिया की विजिट पर आए थे, तब भी चाइना ने इसी तरीके का काम किया था और 8 ऐसे प्लेसेज को लेकर के उन्होंने उसका नाम चेंज किया था, उस नाम में अपनी तरीके से उनको शो करने की कोशिश की थी। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो अगर हमें हमारे जो रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस है, उनको अगर हमें मेंटेन करना है तो हमें हर एक दूसरे कंट्री की जो भी पीस है, स्टेबिलिटी है, उसको मेंटेन करना होगा। एक दूसरे कंट्री के जो भी इश्यूज है उनको सोच करके वर्क करना होगा। अगर इससे प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉर्डर टेंशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि चाइना रेगुलर कोशिश कर रहा है कि अपने बॉर्डर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एनक्रोच कर सके। तिब्बत वाला रीजन जो इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, उस रीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा विलेज एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से चाइना बहुत सारे रिसोर्सेज को वहाँ पर कंटेन कर सकता है, बंद कर सकता है, बैन करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो रिसोर्सेज है उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है मेनलैंड चाइना में। तो कुछ इशू है यहाँ पर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के भी इशू है। तो इसकी तरह से कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हमारे एग्रीमेंट बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग दोनों कंट्री अगर हम वर्क करेंगे तो उसके बेसिस पर जो हमारे रिलेशंस है वो काफ़ी मेंटेन हो पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है वैक्सीन को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी हमारे यहाँ पर 2 वैक्सीन और एक ड्रग को अप्रूवल दिया गया है, और ये भी बोला गया है कि 15-17 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जा सकती है। ये भी बोला गया है कि बूस्टर डोज भी अप्लाई होगी। 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कोवैक्सीन जो है
कोवैक्सीन जो है उसी को अप्रूवल दिया गया है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी अब इससे, बूस्टर डोज भी आप दे रहे हो, इसके साथ में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन देना आपने स्टार्ट कर दिया है। वैक्सीन को अप्रूवल आपने सिर्फ कोवैक्सीन को दिया है 15 से 17 एज वाले बच्चों के लिए। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लेकिन जो वैक्सीन की जो शॉर्टेज है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जो नई वैक्सीन को हमने अप्रूवल दिया है उन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कब तक होगी इसके बारे में इस आर्टिकल में है। कोर्बेवैक्स जो वैक्सीन है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। कोर्बेवैक्स, कोवैक्स जो वैक्सीन है इनको अप्रूवल दिया गया है। और जो एंटीवायरल ड्रग है मोलनुपिराविर, इस ड्रग को भी अप्रूवल दिया गया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। कोर्बेवैक्स जो वैक्सीन है ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसको हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई ने मिलकर के यूएस की जो कंपनी है उनके साथ में मिलकर के इसको बनाया है। ए प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन इज मेड बाय आइसोलेटिंग ए पीस ऑफ द एक्चुअल वायरस। एक्चुअल वायरस के एक पीस को आइसोलेट करके इस वैक्सीन को बनाया गया है। एज फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड देर इज नो डेंजर दैट दीज विल मल्टीप्लाई विद इन द बॉडी में जाकर के वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और हमको एंटीबॉडीज देने की कोशिश करेंगे। कोवैक्स की अगर हम बात करें तो कोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूएस की जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ में मिलकर के इसको बनाया है। कोवैक्स को WHO ने भी अप्रूवल दे दिया था कि इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में उनको अप्रूवल दे रखा है कि इसको यूज किया जा सकता है। और कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत में इसको ग्लोबली लेवल पर भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इट इज सिमिलर टू प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन एंड डिफर्स फ्रॉम से Corbavax in how the spike protein is produced. In Corbavax, the spike protein is grown typically in yeast cells, whereas in Covax, spike proteins are grown in moth cells. तो ये जो डिफ्रेंशिएट है ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे कुछ भी स्टेटमेंट दे करके इन वैक्सीन को लेकर के, ओके, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके स्टेट PSC में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो भी आपको इन वैक्सीन से रिलेटेड जो भी इनमें डिफरेंसेज है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आज हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन किए हैं। ओके, अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।